नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग जारी। अब तक 55% हुआ मतदान। 89 सीटों के लिए करीब 800 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला। बाजार में सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग। सेंसेक्स 185 अंक चढ़ा और निफ्टी 54 अंक बढ़ा। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी। एनर्जी, एफएमसीजी और ऑटो शेयरों में गिरावट। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, लेकिन अक्टूबर के मुकाबले करीब 6,000 करोड़ रुपए की गिरावट। आज से औपचारिक रूप से भारत के G20 की अध्यक्षता की शुरुआत। एक साल में 50 से अधिक जगहों पर 200 बैठकों की अध्यक्षता करेगा भारत। नवंबर में 21% बढ़ी टाटा मोटर्स की बिक्री। आयशर ने भी बेची 40% ज्यादा गाड़ियां, लेकिन अनुमान से कमजोर रही बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स की सेल्स। ऑटो शेयरों में आज मुनाफा वसूली। देश में पहली बार आज से रिटेल के लिए डिजिटल करेंसी की शुरुआत। आज 4 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुआ लॉन्च। आफ्ताब ने नार्को में कबूला गुनाह। जिस हथियार से किया कत्ल उसके बारे में भी बताया। मोबाइल और कपड़े फेंकने की मानी बात। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चुनावी दंगल। गुजरात में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। आज 19 जिलों की 89 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। अब तक 55% वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग को लेकर किस तरीके का माहौल है, इस चरण में किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ है गुजरात के सुरेंद्रनगर से हमारे संवाददाता केतन जोशी। केतन, गुजरात में कैसा चल रहा है मतदान फिलहाल? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम सौराष्ट्र के सुरेंद्रनगर जिले में मौजूद है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि 1 घंटा मतदान को बचा है और देखिए कितनी अच्छी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। महिलाओं की और पुरुषों की अलग अलग लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अमूमन ऐसा ही होता है कि लास्ट 2 ओवर में सबसे अधिक है वो वोटिंग होता है और यहाँ पर लोग अपना मताधिकार का उपयोग करने के लिए कतार में खड़े हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो अब तक 55% वोटिंग हो चुकी है और जो 2017 की हम बात करें तो 68% वोटिंग थी। शायद उससे भी ये आंकड़ा बढ़ सकता है अगर इसी तरह से वोटिंग रहा तो। और मान लीजिए कि 5 बज जाएंगे और कोई कैंपस में आ जाता है तो भी वोटिंग राइट उनको मिलता है, लेकिन वो बतौर कैंपस में उनको आ जाना चाहिए। रही बात सौराष्ट्र की, तो सौराष्ट्र में गोंडल जो एक सीट है वहाँ पर थोड़ी छुटपुट की घटनाएं सामने आई थी, एक आध फरियाद हुई थी। बाकी अब तक कोई ऐसी बड़ी वारदात नहीं हुई है जिनकी आशंका इलेक्शन कमीशन को थी, खासकर सौराष्ट्र में और गोंडल में। अगर हम बात करें सूरत यानी कि दक्षिण गुजरात की, तो जो आदिवासी बेल्ट है वहाँ सबसे अधिक, मतलब कि जो 4 जिले हैं वहाँ अब तक वहाँ 60% वोटिंग हो चुकी है और सूरत शहर में 51% वोटिंग हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि कम पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा वोट करने के लिए आए हैं कंपेयर टू हायर एजुकेशन लेने वाले। हालांकि अभी भी 1 घंटा शेष है और 89 बैठक पर सबसे अधिक वोटिंग हो उस तरह का प्रयास भी कर रहे हैं। राजनीतिक दल लोगों को घर जा जाकर वोटिंग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सबको ये भी कहा कि आप वोट करने के लिए आ जाइए, वोट करना आपका अधिकार है और लोकतंत्र की ब्यूटी है। तो हम कह सकते हैं कि पहले उसका असर भी दिख रहा है, 55% वोटिंग। और आप जैसा बता रहे हैं और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं, चहल पहल अभी भी काफी ज्यादा दिख रही है लोगों की वहां पर। लेकिन केतन, इन सब के बीच दफ्तरों का हाल बताइए जरा, किस तरीके का है? क्योंकि बड़े चेहरे हैं इस बार भी। अगर हम बात करें तो आज जिनकी किस्मत दांव पर लगी है, तो जितने भी ये पार्टी के दफ्तर हैं उनकी क्या हालचाल है और किस तरीके की गतिविधियां वहां पर? देखिए, खास करके भाजपा ने एक सारी पार्टियों को एक अच्छा एक लेसन भी दिया है कि पेज प्रमुख को अलर्ट किया जाए। जब भी चुनाव होते हैं
तो A4 साइज का एक पेज होता है और उसमें जितने लोगों के नाम आ जाते हैं उस पर एक पेज प्रमुख को नियुक्त किया जाता है। और ये अब फॉर्मूला है वो न केवल भाजपा के पास, लेकिन उसको अब फॉलो कर रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो जितने भी पार्टी के दफ्तर है वहां पर पेज प्रमुख को लगातार इंसिस्ट किया जा रहा है कि आपके जो 40 वोटर है उन्होंने वोटिंग कर लिया, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, आप घर जाकर उनको समझाओ। तो बहुत ही चहल पहल बढ़ गई है। और अगर हम अच्छी VIP सीट की बात करें तो हर्ष संघवी जो कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री है, वो सूरत के मजूरा से चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में तो घूम रहे हैं, लेकिन सूरत की अलग अलग जगह पर भी वो अभी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो वोटिंग करें। फिर ऑलराउंडर क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा है, उनकी पत्नी जामनगर से कंटेस्ट कर रही है और वो भी पहली बार चुनाव लड़ रही है। तो लोगों में एक ग्लैमर भी है, उत्साह भी है। और गोंडल की जो बात की जाए तो दो ऐसे एक ही ज्ञाति, क्षत्रिय ज्ञाति के दो लोग हैं जो आमने सामने है। पुलिस ने उनके ऊपर पहरा बिठा दिया है। तो ये एक बड़े नाम है और लोगों में उत्साह भी। पहले जब फर्स्ट हाफ था तब उतना ज़्यादा वोटिंग नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग खत्म होने का समय नज़दीक आ गया, वोटिंग काफ़ी बढ़ रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज भी कयास लगाने में जुटी है कि किसके पक्ष में कितना वोट जाएगा। जी हाँ, मुकाबला बहुत दिलचस्प है। देखना इंतजार इस बात का कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहता है। लेकिन फिलहाल कम से कम इतना कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां, चुनाव आयोग और इसके अलावा और भी जिन लोगों ने अपील की है लोगों से कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दे, उसका असर वहां दिख रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका, केतन। इधर गुजरात में दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार नीचे गिर रही है और वो बौखलाकर कुछ भी बोल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राम भक्तों को रावण कहकर खड़गे और कांग्रेस ने रामायण और राम का अपमान किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटे अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। जितनी भी बार गुजरात में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द उपयोग किया, उतनी बार हर बार गुजरात की जनता ने बैलेट बॉक्स के अंदर जवाब दिया। इस बार भी इसका जवाब, मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता जरूर देगी। और चुनावी दंगल के बाद अब बात मार्केट की करेंगे। वीकली एक्सपायरी के दिन भी बाजार में रिकॉर्ड तेजी का दौर जारी रहा। लगातार 8वें दिन सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 185 पॉइंट चढ़कर 63,284 पर और निफ्टी 54 पॉइंट चढ़कर 18,813 पर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, बताएं क्या कुछ रहे आज के बाजार के हाईलाइट्स। देखिए, जो मार्केट का मोमेंटम का सिलसिला है वो तो आज ही बना रहा। एक बढ़िया तेजी के साथ शुरुआत हुई। सेकंड हाफ तक आते हैं तो थोड़ा सा फिजल आउट जरूर हुआ मार्केट्स, लेकिन लास्ट आवर में एक अच्छी तेजी PSU बैंकिंग बास्केट की तरफ से, जो कि मार्केट को जरूर मोमेंटम दिला रही थी। आज क्लियर कट मार्केट के लिए विनर थे IT स्पेस। पूरा सेक्टर जोरदार तेजी में, साथ साथ रियल्टी, मेटल जो कि एक अच्छी पार्टिसिपेशन मार्केट में दे रहा था। मिड कैप, स्मॉल कैप भी फ्रंटलाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में एक अच्छे मूव के साथ आज कामकाज कर रहे थे। और ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स के अंदर आपको आज खरीदारी दिखाई पड़ेगी, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी का दिन भी था तो थोड़ा उतार चढ़ाव मार्केट में जरूर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल जो अंडरटोन है मार्केट्स का वो अभी भी तेजी की साइड पे ही दिखाई पड़ रहा है। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का हाल भी बताइए सुमित। किन सेक्टर्स में सुस्ती और कहां पर आज एक्शन दिखा? देखिए, सबसे पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो आज अल्ट्राटेक लीड कर रहा था। अच्छी तेजी सीमेंट स्पेस में थी, जिसमें अल्ट्राटेक सबसे ऊपर करीब 3% ऊपर, हिंडाल्को 3% का उछाल, टाटा स्टील 3% ऊपर और ग्रासिम लगातार दूसरा दिन जबकि 2.5% के आसपास का मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में UPL 1.5% नीचे, ICICI बैंक 1.5% नीचे, सिप्ला और आइशर नंबर्स के बाद करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में आज लीड कर रहा था L&T टेक 9% की जोरदार तेजी, JSPL करीब 5.5% ऊपर, डालमिया भारत और प्रेस्टीज एस्टेट, रियल्टी और सीमेंट से दोनों तेजी में आज कामकाज करते हुए। मिड कैप में आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट में दबाव था। लिंडे इंडिया प्रेशर में, इमामी और भारत फोर्ज कुछ नाम जो कि करीब 1.5 से लेकर 4% तक टूटे, लेकिन आज F&O में लीड कर रहा था L&T टेक, हनीवेल ऑटो, अतुल लिमिटेड और MRF, जहां पर
करीब करीब 3% तक का मूव भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा फेंडो में आज नेस्ले में प्रेशर था, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में दबाव था, बजाज ऑटो और आयशर मोटर कुछ हद तक प्रेशर यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आईटी में लीड कर रहा था आज एल&टी टेक, एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम और टीसीएस करीब करीब 2.5 से लेकर 9% तक का मूव इस स्पेस में देखने को मिला। और उसके अलावा मेटल जो कि आज जेएसपीएल लीड कर रहा था, हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता करीब करीब 2 से लेकर 5.5% तक का मूव यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल आज की तेजी एक बढ़िया आईटी और मेटल रियल्टी के नाम रही। अब देखना होगा कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। जी बहुत शुक्रिया सुमित मार्केट अपडेट के लिए आपका। और मार्केट के बाद अब बात ऑटो नंबर्स की, वो इसलिए क्योंकि नवंबर में ऑटो की बिक्री मिली जुली रही है। टाटा मोटर्स ने 21% ज्यादा तो आयशर ने 40% ज्यादा गाड़ियां बेची। तो वहीं मारुति सुजुकी की अगर बात की जाए तो इसमें 14% की बढ़ोतरी हुई है। बजाज ऑटो में अनुमान से कमजोर आंकड़े रहे। यतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यतिन से समझेंगे ये पूरा नंबर। यतिन बताएं क्या कुछ है डिटेल्स। देखिए, जहां तक कि ऑटो बिक्री के आंकड़ों का सवाल है, इस जो नवंबर महीने के डेटा रिपोर्ट हुए हैं वो काफ़ी मिक्स्ड हैं। इनफैक्ट अगर हम शुरू करें मारुति सुजुकी के साथ, तो यहाँ भी अगर हम देखें तो कुल मिला के बिक्री आपके स्क्रीन पे 14% बढ़ के लगभग 1.6 लाख यूनिट के आसपास आई। ऑब्वियसली एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें तो करीब अनुमान के मुकाबले 7-8 हज़ार यूनिट्स कमी आए। जहाँ तक कि बजाज ऑटो का सवाल है, बिक्री में हमने लगभग 19% की कटौती देखी, लगभग 3,06,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री यहाँ आई। इसका मेन रीजन था कि एक्सपोर्ट मार्केट्स काफ़ी वीक हो चले हैं बजाज ऑटो के लिए, और इसी वजह से ओवरऑल नंबर्स में थोड़ी बहुत कमजोरी दिख रही है। जहाँ तक कि एस्कॉर्ट्स की बिक्री का सवाल है, यहाँ आपको 12% की जो है अनुमान से बेटर बिक्री आती हुई दिखाई दी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव सेगमेंट की बात करें तो यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको अच्छी सेल्स आती हुई दिखाई दी, क्योंकि अगर हम देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए XUV 700 जैसी नए मॉडल्स पे ज़ोरदार आपको बुकिंग्स और ऑफटेक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ भी आपको हाई डबल डिजिट्स में वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो कुल बिक्री लगभग 21% से बढ़ती हुई नजर आई नवंबर के महीने में। ओवरऑल अगर हम देखें तो कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री अच्छी थी। हालांकि अगर हम 2 व्हीलर्स की बात करें या 4 व्हीलर्स की बात करें, अनुमान से थोड़े नीचे यहाँ ओवरऑल नंबर्स आते हुए नजर पड़े। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। और अब बात जीएसटी की करेंगे, क्योंकि लगातार 9वें महीने जीएसटी कलेक्शन 1,40,000 करोड़ से ऊपर रहा। नवंबर में 1,45,000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज हुआ। डिटेल लेते हैं इस पर आलोक प्रियदर्शी से। आलोक बताएं, नवंबर में जीएसटी डाटा में क्या कुछ खास? बिल्कुल, देखिए जो नवंबर में कलेक्शन आया है 1,45,867 करोड़ का कलेक्शन आया है। हालांकि ये देखें तो पिछले महीने जो कलेक्शन आया था अक्टूबर का 1,52,000 करोड़ पे, उससे करीब 6,000 करोड़ कम है। और उम्मीद की जा रही थी कि जो दिवाली का कलेक्शन होगा वो इसी महीने में होगा, उससे ज़्यादा फिगर आएगा, लेकिन थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर पिछले 9 महीने का डाटा उठा कर देखें तो लगातार 1,40,000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन हुआ है। सरकार के लिए काफ़ी अच्छी बात है, सरकार के फिजिकल डेफिसिट के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है। और कुल मिलाकर देखें तो जो 1,68,000 करोड़ रुपए का जो रिकॉर्ड था अप्रैल महीने का, उसको सरकार लगातार आने वाले दिनों में टच करने की कोशिश करेगी। और सरकार की तरफ से यही है कि ये कलेक्शन इससे भी ज़्यादा कलेक्शन हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो जो जीएसटी के कलेक्शन को लेकर सरकार की जो उम्मीद थी वो उम्मीद के मुताबिक ही है। और जो देखें तो पिछले साल नवंबर के मुकाबले 11% कलेक्शन नवंबर का ज़्यादा है। और इसमें अगर बात करें तो जो इंपोर्ट पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हुआ, उससे जो सरकार को रेवेन्यू हुआ वो 20% से ज़्यादा है। तो ये कुल मिलाकर जीएसटी कलेक्शन का फिगर है। और अगर देखें तो कुछ राज्य जो छोटे राज्य हैं वहाँ से कलेक्शन लगातार बहुत ज़्यादा आ रहा है। और बड़े राज्यों में भी अगर देखें तो बिहार का काफ़ी अच्छा स्थान है, करीब 28% कलेक्शन वहाँ पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ा है। और छोटे राज्य हमेशा से अच्छा करते हैं। लद्दाख में 273% कलेक्शन, 277% कलेक्शन ज़्यादा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। तो ये तो रहे जीएसटी के डेटा, लेकिन अब बात आरबीआई की, जहां आज से आरबीआई ने रिटेल यूजर्स के लिए डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। अब इसे 4 शहरों में चुनिंदा ग्राहकों के साथ ट्राई इसे किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कागज के नोटों का एक विकल्प बनेगी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा सुरक्षित हो गया। क्या होता है ई रुपया और आप कैसे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय।
रिजर्व बैंक ने जिस डिजिटल रुपया की शुरुआत की है उससे रुपए के लेन देन की पूरी दुनिया बदलने वाली है। ये आखिर डिजिटल रुपया है क्या? डिजिटल रुपया, जिसको हम ई रुपया भी कहते हैं, एक तरीके का डिजिटल टोकन है। ये डिजिटल टोकन जो है ये आपको कानूनी दर्जा वैसे ही प्राप्त है जैसे कि रुपया को कानूनी दर्जा प्राप्त होता है। और जितने डिनोमिनेशन के रुपये और सिक्के होते हैं, यानी 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, उतने ही डिनोमिनेशन के डिजिटल टोकन भी जारी किए जाएंगे। ये जो डिजिटल टोकन जारी किए जाएंगे वो बैंक इसको जारी करेगा, ये ई रुपया या डिजिटल रुपया कह लें। और इसके लिए एक डिजिटल वॉलेट होगा आपके मोबाइल में, उस डिजिटल वॉलेट में बैंक उसको ई रुपया ट्रांसफर कर देगा, जिसके जरिए आप उसका लेन देन कर सकेंगे। मोबाइल पर डिजिटल वॉलेट होना जरूरी होगा। एक और खास बात कि इस ई रुपया का लेन देन आप आपस में कर सकेंगे, यानी आप एक दूसरे को ई रुपया का ट्रांसफर कर सकते हैं। जरूरी है कि जिसके साथ लेन देन कर रहे हैं उनके पास भी वो खास वॉलेट हो। इतना ही नहीं, ग्राहक और दुकानदार के बीच भी इसका लेन देन हो सकेगा, यानी कोई आप सामान खरीदते हैं तो ग्राहक को आप ई रुपया दे सकते हैं या फिर डिजिटल टोकन दे सकते हैं। इसके लिए ग्राहक के पास तो मोबाइल का वॉलेट होना जरूरी है ही, मर्चेंट के पास यानी दुकानदार के पास QR कोड होना जरूरी है, जिसको आप स्कैन करके आप अपना डिजिटल रुपया उस ग्राहक से दुकानदार तक पहुंचा सकते हैं। और ये जो है ई रुपया पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। आपके अकाउंट में पैसा होता है तो उस पर कोई ब्याज मिलता है, ई रुपया पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ये साफ कर दो। और ये जो अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 8 बैंकों की पहचान की गई है जो इस डिजिटल रुपया को या टोकन रुपया को जारी करेंगे। लेकिन ये 8 बैंक कौन है बाद में बताऊंगा। पहले आपको ये हो रहा है कि जो अभी डिजिटल वॉलेट है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, उससे कैसे अलग होगा। तो बता दूं कि अभी आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका नाता रिश्ता आपके अकाउंट से होता है, और जो डिजिटल रुपया होता है उसका आपके अकाउंट से कोई नाता रिश्ता नहीं होता है। अब पूछेंगे इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ऑनलाइन फ्रॉड जब होता है ना, तो आपके वॉलेट से तो पैसा निकाल ही लेता है, आपके अकाउंट तक पहुंच जाता है, वहां से लाखों रुपए निकाल के चला जाता है। लेकिन जो डिजिटल रुपया होगा, ऑनलाइन फ्रॉड तो पहला होगा नहीं, क्योंकि वो बहुत अलग तरीके से बनाया गया है, और अगर फ्रॉड होता भी है सिर्फ आपके टोकन तक सीमित होगा, आपके अकाउंट तक वो नहीं पहुंच सकेगा। ये एक बड़ा फायदा है। वॉलेट या डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले पैसे के लिए बैंक जिम्मेदार होते हैं, लेकिन उसके लिए डिजिटल रुपया के लिए रिजर्व बैंक खुद जिम्मेदार होता है, इसका ख्याल रखिएगा। अब अभी जो है, जैसा कि आपको बताया कि 8 बैंक की पहचान की गई है। शुरू में इन 4 बैंकों को दिया गया है कि आप टोकन रुपया जारी करिए, उसके बाद अगले चरण के लिए इन 4 बैंकों को जारी किया गया है कि वो ई रुपया जारी करें। अभी पूरे देश भर में लागू नहीं हो रहा है, शुरू में चुनिंदा शहरों में लागू हो रहा है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शामिल है। अगले चरण में बाकी शहरों को शामिल किया जाएगा, जिसमें अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, पटना और शिमला शामिल है। तो इन सारे शहरों में पायलट प्रोजेक्ट से जो फीडबैक आएगा, उसके बाद पूरे देश भर में ये डिजिटल रुपया सरकार लॉन्च करेगी और इससे पूरे लेन देन की दुनिया बदल जाएगी। और डिजिटल रुपया क्या ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएगा, और क्या है डिजिटल करेंसी के फायदे, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। अब हवाई यात्रा में आपका चेहरा ही आपका बोर्डिंग पास होगा। आज से देश के 3 एयरपोर्ट दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी से डीजी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कैसे काम करेगा ये पूरा सिस्टम, बता रहे हैं रोहन सिंह। आज से आपका चेहरा ही होगा आपका बोर्डिंग पास। जी हाँ, डिजी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज से 3 एयरपोर्ट्स पे, दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी। इन एयरपोर्ट से जब आप यात्रा करेंगे तो आपके पास एक विकल्प होगा कि सिर्फ अपने चेहरे के आधार पे अलग अलग चेक पॉइंट्स पे आपको अलग अलग तरह के पेपर या बोर्डिंग पास दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपके चेहरे की स्कैनिंग से आपको यात्रा किया जाएगा। दरअसल ये यात्रा काम कैसे करती है, तो आपके चेहरे के जो फीचर्स हैं उसको पहली बार आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 2 ऐप्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, डिजी यात्रा ऐप और साथ ही डिजी लॉकर ऐप। डिजी यात्रा में आप पहली बार सेल्फी लेंगे, उसमें आपके फेशियल फीचर्स को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसे आपको अपने डिजी लॉकर के आधार से लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट आते हैं तो जो एंट्री पॉइंट पे आपको इस तरह का एक स्कैनर दिखेगा जो आपके चेहरे को के जो फीचर्स आपने पहले से रिकॉर्ड करके रखे हैं वो इससे मैच करेगा और उसके बाद आपको एंट्री दी जाएगी। तो 30 सेकंड में आपको एंट्री मिल जाएगी। इतना आसान होने जा रहा है और आपको जो लंबी लाइनें में लगना पड़ता था वो नहीं लगना पड़ेगा। फिलहाल 3 एयरपोर्ट पर शुरुआत की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में मार्च
मार्च 2023 से 4 और एयरपोर्ट्स हैदराबाद, विजयवाड़ा, पुणे और कोलकाता में भी इसकी शुरुआत की जाने वाली है। और जो सरकार की जो योजना है वो ये है कि धीरे धीरे देश के सभी एयरपोर्ट्स पे इसको लागू किया जाए। एक और बात, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो किसी सेंट्रल सर्वर में नहीं रखी जाएगी, बल्कि आपके स्मार्टफोन पे ही ये लागू की जाएगी और इससे बहुत सुगमता के साथ आपकी जो है यात्रा हो सकेगी। एक और चीज़ है कि शुरुआत में चूंकि ये नई टेक्नोलॉजी है तो आपको एयरपोर्ट पे थोड़ा पहले आना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो है 1.5 घंटे पहले का फिलहाल अभी टाइम दिया गया है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये स्ट्रीमलाइन होती जाती है तो आपका समय और ज़्यादा बचने जा रहा है। कम से कम आपको किसी तरह की पेपर बोर्डिंग या किसी तरह का स्कैनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके चेहरे से ही आपका सारा काम हो जाएगा। आप बोर्डिंग तक कर सकते हैं, आप फ्लाइट में बैठ सकते हैं। तो ये तैयारी की जा रही है और आने वाले दिनों में सरकार की जो योजना है कि देश के हर एयरपोर्ट पे डीजी यात्रा से यात्रा हो सकेगी। कैमरामैन बलबीर के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। तो वहीं सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि डीजी यात्रा में लिया गया डेटा लोगों के मोबाइल में ही सुरक्षित होगा। अभी मैनुअल सिस्टम में भी ये जारी रहेगा, लेकिन सुविधाजनक होने के चलते सभी लोग डीजी यात्रा को अपनाएंगे। एक तरीके से एक क्रांति पूरे विश्व में आई है महामारी की वजह से, जहां लोग आजकल अपने मोबाइल फोन्स पे टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा विश्वास भी करने लगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आज भी हमने देखा कि जैसे जैसे लोग कतार में खड़े होकर निकल रहे थे डीजी यात्रा से, अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि 1-1, 2-2 सेकंड की बात है, जहाँ हम लोगों को 8, 9, 10 सेकंड इंतज़ार करना पड़ता था। प्रोसेस कार्ड, पहला बोर्डिंग पास दिखाओ, फिर आधार कार्ड दिखाओ, फिर वो कंप्यूटर में लॉग हो, ये तो फट करके दरवाजे खुल जाते हैं फोटोग्राफ लेकर। भारत जोड़ो यात्रा में आए स्वरा भास्कर और बढ़ी सियासत, बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जो अभी मध्य प्रदेश में चल रही है। राहुल अभी उज्जैन के नजदीक झालरा में हैं और यात्रा में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी पहुंची। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इसमें शामिल हुए। इधर यात्रा में स्वरा भास्कर के शामिल होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि इस यात्रा को राष्ट्र विरोधी लोगों का समर्थन मिला हुआ है। इस यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट करने वाले भी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 9 दिन तक चलने के बाद कल सुबह आगरा जिले ये यात्रा पहुंच जाएगी। ये वही स्वरा भास्कर जी है जो सेना के माओ लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी। ये वही स्वरा भास्कर है। हम जब भी सच्चाई बयान करते हैं तो उसको आप राजनीति कह देते हैं, पर क्या ये वास्तविकता नहीं है? कन्हैया कुमार आपके साथ में, सुशांत सिंह जी आपकी यात्रा में, स्वरा भास्कर जी आपकी यात्रा में, पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाली बच्ची आपकी यात्रा में, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उस मानसिकता के लोग, उसको समर्थन करने वाले लोग, राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं। वो सब आपकी यात्रा में शामिल। क्या ये भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो वाले लोगों को समर्थन करती नहीं है यात्रा दिख रही? और अब बात श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट हुआ। नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने कबूल कर लिया कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया है। आफ्ताब ने जिस हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया उसके बारे में भी उसने बताया। आफ्ताब ने यह भी बताया कि उसने कपड़े और मोबाइल को कहां फेंका है।